आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका ज़िक्र हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते रहते हैं और ये आजकल की हमारी लाइफ में एक ऐसा वर्ड हो गया है कि इसको हम कभी न्यूज़ में सुनते हैं, कभी न्यूज़पेपर में हम इस लफ्ज़ का ज़िक्र सुनते हैं और ये इसको समझना हमारे लिए एज़ अ टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे लोग होंगे जो इस टॉपिक को समझना चाहते होंगे। तो मैंने इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए आज इस टॉपिक को चूज़ किया है, जिसे हम नाम देते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग का। ये डीएनए प्रोफाइलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को जो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके डीएनए के सैंपल्स को एनालाइज करके। दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को जो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हों, उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना कि ये दो इंडिविजुअल जो हैं वो अलग अलग हैं, एक ही स्पीशीज़ के हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो उसको हम किस तरह क्या नाम देते हैं? डीएनए करवाने का नाम देते हैं या डीएनए प्रोफाइलिंग का नाम देते हैं। क्राइम में ये यूज़ होता है। अगर कहीं क्राइम हुआ है तो मुजरिमों को पकड़ने के लिए कि सही मुजरिम को पकड़ा जाए, ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह जो है वो सज़ा का मुस्तहिक हो जाए और कोई गुनाहगार जो है वो बच जाए। तो उसको देखने के लिए कोई मिसिंग पर्सन है, उसका पता करने के लिए डीएनए करवाया जाता है। कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए, कहीं बर्निंग हो जाए, तो उसमें मौजूद जो बॉडीज़ होती हैं उनका डीएनए करवाया जाता है, ताकि उन बॉडीज़ को उनके पर्टिकुलर ख़ानदान के हवाले किया जाए। तो ये जो डीएनए है, इसका समझना आजकल की ज़िंदगी में हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो घर में रहने वाला कोई आदमी हो या स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल लाइफ से ताल्लुक़ रखते हों, स्टूडेंट्स हों, सबको डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में इतना पता होना चाहिए कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्यों करवाई जाती है। अब हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं कि डीएनए की स्टेजेस क्या होती हैं प्रोफाइलिंग करवाने की। डीएनए जो करवाना है वो इतना आसान नहीं होता, हर लैब में इसकी सहूलत मौजूद नहीं होती है। इसकी मखसूस लैब्स हैं, जैसे अगर बड़े शहरों में इसकी सहूलत मौजूद होती है, बड़े शहरों में, और इनकी एक मखसूस लैब्स होती हैं जहाँ डीएनए की प्रोफाइलिंग का काम ख़ास तरीके से अंजाम दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हाउ अ डीएनए प्रोफाइल इज़ मेड। सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए पहले सेल्स को ब्रेक किया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए सेपरेट करने के बाद उसको एंजाइम्स के ज़रिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, उनके ज़रिए फ्रेगमेंट्स में काट लिया जाता है। जब उनको फ्रेगमेंट्स में काट लिया जाता है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से एंजाइम्स ऑफ डीएनए जो हैं वो इस पूरे डीएनए के फ्रेगमेंट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उन फ्रेगमेंट्स की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए सेपरेशन करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं अपने साइज़ के मुताबिक जेल के अंदर। और
जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उन डीएनए फ्रेगमेंट्स या बैंड्स को स्टेन किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो जाएं, और फिंगरप्रिंट्स को या तो विजिबल कर लिया जाता है स्टेन के ज़रिए या फिर डीएनए को स्टेन किया जाता है। ये समझने के बाद अब हम इसको देख लेते हैं स्टेजेस। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेज 1, सेल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज डीएनए। ये वही वाला प्रोसेस है जिसमें हम होमोजेनाइजेशन के ज़रिए एक ब्लेंडर में सेल्स को डाल देंगे आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में, उसमें मुख्तलिफ एंजाइम ऐड करेंगे ताकि सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हों, और फिर उनके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेल्स के ऑर्गेनेल जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। और फिर इफ़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इट कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ पहले न्यूक्लियस निकाला जाता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा भारी ऑर्गेनेल होगा वो उतनी ही जल्दी हमें कम स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए अवेलेबल होगा। फिर न्यूक्लियस में हम मौजूद डीएनए को निकाल लेते हैं, और अगर डीएनए जो है वो स्मॉल अमाउंट में हमें हासिल हो रहा है तो फिर हम उसे एम्पलीफाइड करते हैं, उसे पॉलीमरेज की चेन रिएक्शन के ज़रिए गुजार के, जिसे हम कहते हैं पीसीआर, जिसके ज़रिए डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो मज़ीद डीएनए बनाने का काम करता है, उसके ज़रिए पीसीआर के ज़रिए हम डीएनए की स्मॉल अमाउंट को ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये करने के बाद हम स्टेजेस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर ही स्टेप 2 के अंदर देखेंगे, जो डीएनए हमें हासिल हुआ है उस डीएनए को हम कट कर लेंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं फ्रेगमेंट्स में मखसूस मुकाम पे, और ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए एट अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। और मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के फ्रेगमेंट को डिफरेंट मुकामात से तोड़ के अलग अलग करते हैं और स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से तोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मुकाम से एक ही बेस सीक्वेंस के डीएनए जो हैं वो हमें हासिल हो जाएं। हमें क्या होता है कि डिफरेंट बेस सीक्वेंस के एंजाइम जो हैं वो हासिल होते हैं, ताकि हम जो हैं वो उसको मैचिंग कराने में हमें आसानी रहे। इसके बाद हमें द सेक्शंस ऑफ डीएनए दैट आर कट आउट आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आए कट होने के बाद, उसको हम क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए आए तो हम उसे क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। दिस यील्ड थाउजेंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस fragments of all different sizes because the base sequence being cut may be far apart long fragment or close together short fragment। इसके ज़रिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए हमें जो मुख्तलिफ बेस सीक्वेंस हासिल होते हैं, हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बड़े टुकड़ों में भी तोड़े जिसके अंदर ज़्यादा बेस सीक्वेंस हो, और छोटे फ्रेगमेंट्स में भी तोड़े, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में भी तोड़े जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेस सीक्वेंस हो। ये होने के बाद ये देखने के बाद अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। अब स्टेज 3 में जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू वेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्लाइड अलोंग द जेल। ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर एक जेल डाली गई है जिसे हम कहते हैं एग्रोज जेल। एग्रोज जेल ऐसी जेल है जो अपने अंदर से बड़े फ्रेगमेंट्स को भी गुजरने देती है और छोटे साइज़ के फ्रेगमेंट्स को भी पास होने देती है। इसके अंदर छोटे छोटे वेल्स बने हुए हैं, उन वेल्स के अंदर सैंपल ले लेंगे, डीएनए के डिफरेंट साइज़ेस के हम सैंपल्स ले लेंगे, और ये मुख्तलिफ सैंपल्स हैं। ये समझे ये एक पर्सन का है, ये दूसरे पर्सन का है और ये तीसरे पर्सन का है। अब हमें इन दो ये पता चलाना है
कि ये जो तीनों अफराद हैं, इन तीनों अफराद का में से किसका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ है, कौन एक दूसरे का रिलेटिव है। इससे भी हमें डीएनए सीक्वेंस से हमें ये पता चल जाएगा। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर कहीं पे मर्डर हुआ है और हमने मर्डर वाली जगह पे वहाँ पे जो मौजूद खून था उसका सैंपल लिया, उसके फ्रैगमेंट्स, उस खून के डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने सैंपल में लिए हुए, और जो वहाँ पे मौजूद जिन पे हमें शक था उनके डीएनए के फ्रैगमेंट्स भी हमने वहाँ से ले लिए हैं। तो अगर ये जो सैंपल के फ्रैगमेंट्स हैं इन दो अफराद में से किसी एक से मैच हो जाएंगे तो वो पर्टिकुलर शख्स जो है वो उस जगह पे वारदात करने में मुलव्विस होगा। अब ज़ाहिर है मर्डर होता है तो वहाँ से कोई बाल मिल गया, कोई खून मिल गया। अब हो सकता है कि वो खून जो है वो ड्यूरिंग द मर्डर उस जो मुल्ज़िम है, जो कत्ल करने वाला है, उसका भी गिर सकता है, या फिर उसके हेयर्स गिर सकते हैं, क्योंकि मैचिंग करवा के देख ली जाती है कि मरने वाले का खून तो नहीं है। अब मरने वाले का खून नहीं है तो फिर ये पॉसिबली उसी आदमी का खून हो सकता है जिसने ये वारदात की है। तो फिर जिन पे शक होता है, जो ज़ाहिर है कि जिनकी मौजूदगी होती है, या तो उन्हीं को पकड़ लिया जाता है और फिर उनका डीएनए करवा लिया जाता है। अगर ज़रूरी मखसूस पूरे जो हैं चीज़ें मौजूद ना हो, किसी ने देखा ना हो तो। फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट किए जाएंगे, और जो तीसरा वाला है वो उस ख़ानदान का मेंबर नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एक पेरेंट का है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला सैंपल अगर पेरेंट का है और ये दो चिल्ड्रन हैं जिन्हें मैच करवाना है इस पेरेंट्स के सैंपल्स के साथ, तो इनके फ्रैगमेंट्स अगर इससे मैच हो जाएं तो ये इसका इसका जो है वो बेबी है, और अगर इसका मैच नहीं होता, इसका मैच हो जाता है तो ये बेबी है। और अगर वही मर्डर वाली मिसाल, अगर कोई जल जाता है और जलने के बाद पेरेंट्स के या सिबलिंग्स के सैंपल ले लिए जाते हैं और इन दो में से मरने वाले का जो है वो दो मरने वाले हैं और उन दोनों के डीएनए हमने वन और इस वाले में और इस वाले में रखे हुए हैं, तो इस वाले सैंपल से जो भी मैच होगा फिर वो उस पर्टिकुलर ख़ानदान का मेंबर होगा जिसकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डीएनए करवाया गया है और फिर उसकी जो है वो मैचिंग करवाई जाती है। डीएनए जो है वो हेयर्स के भी हो सकते हैं, बालों में से, या कपड़ों पे मौजूद होते हैं, सलाइवा में से मौजूद हो सकता है, कपड़ों पे भी डीएनए जो है वो मिल सकते हैं। तो इस तरह से डीएनए जो है बाज़ औक़ात टीथ में से मिल सकते हैं, तो जलने से जो चीज़ बच जाती है फिर वो उसका डीएनए करवा लिया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें 7th की। जो हमारे पास डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और जो एसिड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारे पास सेल है उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है हिस्सा उसको हम कहते हैं कैथोड। तो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा, और जो लार्ज सेगमेंट हैं वो कम स्पीड से मूव करेंगे और जो स्मॉल सेगमेंट हैं वो तेज़ी से मूव करके नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज सो इट इज़ अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द जेल। द शॉर्टर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर दैन द लॉन्गर फ्रैगमेंट्स। वही वाली बात, डीएनए सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब ये इस तरह से हमें छोटे बड़े मुख्तलिफ स्पीड से जब मूव करते हुए जाएंगे तो वो हमें सेपरेट होते हुए उस सैम्पल्स में से अलग अलग दिख जाएंगे। जब हमें सैम्पल्स में से दिख जाएंगे तो हम पूरे उस जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक जेल है उसमें हम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ करेंगे जो चमकने वाला होगा, जिससे फ्लोरेसेंस होगी, और उस फ्लोरेसेंस की वजह से रेडियो एक्टिव मटीरियल इज़ एडेड विच कम्बाइंस विद डीएनए फ्रैगमेंट्स टू प्रोड्यूस अ फ्लोरेसेंट इमेज। चमकने वाला, जो देखें आपको चमकने वाला इमेज नज़र आ रहा है। अ फोटोग्राफिक कॉपी ऑफ द डीएनए बैंड्स इज़ ऑब्टेन। और फिर जब हमें इस तरह के मुख्तलिफ जब ये इस तरह से
लाइटनिंग पोजीशन में आ जाएगा हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स, तो हम उसकी एक फ़ोटोकॉपी हासिल कर लेंगे। और फ़ोटोकॉपी हासिल करने के बाद जब हमें फ़ोटोकॉपी हासिल हो जाएगी तो हम जो है वो फिर हम उसको एनालाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम मैचिंग करवा के देख लेंगे, डीएनए के डिफरेंट सेगमेंट्स हमें दिख रहे हैं। और अब हम क्या करवाएंगे, इसको एनालाइज़ करवा लेंगे कि इस वाले डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो कौन से वाले डीएनए के फ्रैगमेंट से मैच हो रहे हैं। इससे मैच नहीं हो रहे, इससे भी मैच नहीं हो रहे, इससे भी मैच नहीं हो रहे, इससे भी नहीं हो रहे, इससे भी नहीं हो रहे, इससे भी नहीं हो रहे, भी नहीं हो रहे, इससे भी नहीं हो रहे, इससे भी नहीं हो रहे। तो ये एनालाइज़ किया जाएगा कि कौन सा फ्रैगमेंट जो है वो मैच हो रहा है और किसका पैटर्न। और बैंड्स जो हैं वो जीन्स, बैंड्स का मतलब होता है इसके ऊपर, ये जो बैंड्स हैं ये जीन्स की लोकेशन को बताते हैं, इस पर जीन्स लगे हुए होते हैं। तो वो जो मैचिंग हो जाएगी तो फिर वो उन दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की शनाख्त हो जाएगी, या तो कोई मर्डर है, कोई एक्यूज्ड है, या जो एक्यूज्ड है वो फिर वो किलर बन जाता है, और जो मरने वाला है और जो सस्पेक्ट है, जो जिसका कत्ल हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, और जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर जुर्म है वो किलर बन जाता है और जुर्म साबित हो जाता है, तो फिर उसको उसके मुताबिक सज़ा दे दी जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और एफ़र्ट करनी पड़ती है, और आपके कमेंट्स की वजह से ही हमने ये वीडियो बनाई है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।